हेलो फ्रेंड, मैं लक्ष्य कुमार एल के क्लास में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपको रसायन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, जो कि मैट्रिक परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है, वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर बताना है आपको दूध से दही बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए भौतिक परिवर्तन, बी रासायनिक परिवर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो दूध से दही बना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, किसे चाकू से काटा जा सकता है। यहाँ पर बताना आपको किसे चाकू से काटा जा सकता है। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैट्रिक परीक्षा में बार पूछा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए चांदी, बी लोहा, सी सोडियम और लिथियम, डी इनमें से सभी। तो किसे चाकू से काटा जा सकता है, तो सोडियम और लिथियम को। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर बताना आपको साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए ऊष्माशोषी, बी ऊष्माक्षेपी, सी प्रतिस्थापन, डी उभयगामी। तो साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊष्मा निकलती है, इसलिए पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर बताना आपको श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन ए उपचयन, बी संयोजन, सी ऊष्माक्षेपी, डी ऊष्माशोषी। तो श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें भी ऊष्मा निकलती है, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है। यहाँ पर ऑप्शन है ए CO2, बी H2, सी H2S, डी O2। तो निम्नलिखित में कौन आक्सीय कारक है, तो यहाँ पर O2 जो है वो आक्सीय कारक है, यानी कि ऑक्सीजन, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ बिना ज्वाला के जलता है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो बिना ज्वाला का जलता है। यहाँ पर ऑप्शन है मोमबत्ती, बी कोयला, सी मीथेन, डी क्रोसिन। तो निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ जो बिना ज्वाला का जलता है, तो देखिए मोमबत्ती जब जलता है तो उसमें ज्वाला निकलती है, और मीथेन क्रोसिन सब में ज्वाला निकलती है, लेकिन कोयला में ज्वाला नहीं निकलती है, ये तप्त होता है, इसलिए आप राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। यहाँ पर ऑप्शन है तांबा, बी सोना, सी पोटेशियम, डी जिंक। तो निम्नलिखित से कौन सा पदार्थ जो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है, तो सोना है, वो ऑक्सीजन संयोग नहीं करता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 8, खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवयुक्त पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। यहाँ पर बताना आपको खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवयुक्त पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है। यहाँ पर ऑप्शन है मीथेन, बी एथेन, सी प्रोपेन, डी ब्यूटेन। तो खाना बनाने में प्रयुक्त द्रवयुक्त पेट्रोलियम गैस का प्रमुख अवयव कौन है, तो ब्यूटेन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9, जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर बताना आपको जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है ज्वलन ताप, बी द्रवणांक, सी क्वथनांक, डी इनमें से कोई नहीं। तो जिस न्यूनतम ताप पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ करता है उसे हम ज्वलन ताप कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन है, इसे याद रखना होगा। और द्रवणांक किसे कहते हैं, तो जब बर्फ गलने लगता है तो उस प्रक्रिया को हम द्रवणांक कहते हैं। और क्वथनांक किसे कहते हैं, तो जब जल उबलने लगता है तो उसे हम क्वथनांक कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10, जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। यहाँ पर बताना आपको जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन है ए 1:1, बी 1:2, सी 2:3, डी 2:1। तो जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो जल का रासायनिक सूत्र होता है H2O। तो यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 है, ऑक्सीजन का कुछ नहीं है तो 1 है, इसलिए यहाँ पर 2:1 का अनुपात हो जाएगा। यहाँ पर राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 11,
निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना आपको निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? यहाँ ऑप्शन है ए बर्फ का जमना, बी मोमबत्ती का पिघलना, सी केरोसिन का जलना, डी इनमें से कोई नहीं। तो निम्नलिखित में कौन दहन अभिक्रिया है? तो दहन किसमें होता है? तो बर्फ का जमना ये नहीं है, मोमबत्ती का पिघलना ये भी नहीं है, केरोसिन का जलना ये दहन अभिक्रिया है। इसलिए अब राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना है आपको शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन है ऑक्सीकरण, बी अवकरण, डी उदासीनीकरण, डी वैद्युत अपघटन। तो शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 13, रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर बताना आपको रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए अणुसूत्र रूप में, बी समीकरण द्वारा, सी संकेत के रूप में, डी सरल सूत्रों द्वारा। तो रासायनिक अभिक्रिया को व्यक्त किया जाता है तो समीकरण द्वारा व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन बी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 14, जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना है आपको जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया, बी ऊष्माशोषी अभिक्रिया, सी प्रकाश का रासायनिक अभिक्रिया, डी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में प्रतिफल के साथ साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यह राइट आंसर जगह ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 15, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? यहाँ पर बताना है आपको प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए अवशोषण होता है, बी अपघटन होता है, सी उत्सर्जन होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया में प्रकाश का क्या होता है? तो अवशोषण होता है। यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन ए। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 16, किसी ताजे तेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर बताना है आपको किसी ताजे तेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीजन, बी नाइट्रोजन, सी अमोनिया, डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो किसी ताजे तेल को अधिक दिनों तक सुरक्षित रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है? तो नाइट्रोजन गैस का। यहाँ पर राइट आंसर जगह ऑप्शन बी। और एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि वायुमंडल में सबसे ज़्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो नाइट्रोजन पाया जाता है। इसे याद रखना होगा। और वायुमंडल में नाइट्रोजन कितना % पाया जाता है? तो 78% पाया जाता है। इसे भी याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 17, काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? यहाँ पर बताना है आपको काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? यहाँ पर ऑप्शन ए प्राप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, बी प्राप्त ऊष्मा का अवशोषण होता है, सी उसमें उत्सर्जन एवं अवशोषण दोनों होता है, डी काली चूना का अपघटन होता है। तो काली चूना और जल के बीच अभिक्रिया होने पर क्या होता है? तो पर्याप्त ऊष्मा का उत्सर्जन होता है। यह राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 18, रेडॉक्स अभिक्रिया को में क्या होता है? यहाँ पर बताया आपको रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है। यहाँ पर ऑप्शन ए ऑक्सीकरण होता है, बी अवकरण होता है, सी ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या होता है? तो ऑक्सीकरण अवकरण दोनों होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 19, वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश को अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना आपको वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं? यहाँ पर ऑप्शन है ए ऊष्मक्षेपी, बी ऊष्माशोषी, सी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, डी इनमें से कोई नहीं। तो ऐसी अभिक्रिया जो प्रकाश के अवशोषण द्वारा घटित होती है उसे क्या कहते हैं? उसे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी। इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 20, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण है। यहाँ पर ऑप्शन ए ताप का उत्सर्जन, बी प्रकाश का उत्सर्जन, बी अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन होना, डी इनमें से सभी। तो निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण है? तो ताप का उत्सर्जन, प्रकाश का उत्सर्जन,
अभिकारक के स्वरूप में परिवर्तन, ये तीनों ही अभिक्रिया का लक्षण है। इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 21, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? यहाँ पर बताना होगा निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है श्वसन, बी दहन, सी अवक्षेपण, डी भोजन का पचना। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? तो यहाँ पर देखिए श्वसन जो है वो ऑक्सीजन द्वारा होता है, दहन भी ऑक्सीजन द्वारा होता है, और भोजन का पचना ये भी ऑक्सीजन द्वारा होता है, लेकिन अवक्षेपण जो है वो ऑक्सीजन द्वारा नहीं होता है। इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 22, प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना आपको प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर ऑप्शन है अपघटन अभिक्रिया, बी विघटन अभिक्रिया, सी संयोजन अभिक्रिया, डी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है? तो एक ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 23, निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कौन सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है। तो यहाँ पर एजी ब्रोमाइड यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड जो है सूर्य के प्रकाश में अपघटित हो जाता है, अपघटित होकर सिल्वर प्राप्त होता है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 24, निम्न में से कौन ऑक्सीकरण नहीं है? यहाँ पर बताना आपको निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन है ए हाइड्रोजन, बी ऑक्सीजन, सी क्लोरीन, डी सल्फर। तो निम्न में से कौन ऑक्सीकारक नहीं है? तो हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीकारक नहीं है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 25, संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है? यहाँ पर बताना आपको संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण एक उपचयन अभिक्रिया है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन बी, संक्षारण किसे कहते हैं? तो जब लोहे में ऑक्सीजन या नमी की उपस्थिति में उसमें जंग लगने लगता है तो उसे हम संक्षारण कहते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 26, किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? यहाँ पर बताना आपको किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं। यहाँ पर ऑप्शन है अवकरण, बी अपघटन, सी दहन, डी जलन। तो किसी पदार्थ की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो दहन कहते हैं। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 27, अंगूर का किरण करना एक क्या कहलाता है? रासायनिक परिवर्तन, बी भौतिक परिवर्तन, सी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो अंगूर का किरण करना एक रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 28, ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर बताना आपको ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन ए प्रकाश, बी ताप, सी गैस, डी ए और बी दोनों। तो ज्वाला एक क्षेत्र है जहाँ गैसीय पदार्थ जल कर उत्पन्न होते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ऑप्शन डी, प्रकाश का ताप, प्रकाश एवं ताप दोनों होते हैं, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 29, जब मैग्नीशियम का फीता को जला जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। यहाँ पर बताना आपको जब मैग्नीशियम के फीता को जला जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है। यहाँ पर ऑप्शन है चमकीली, उजला, बी पीला, सी नीला, डी लाल। तो जब मैग्नीशियम के फीता को जला जाता है तो उत्पन्न आग की लौ कैसी होती है? तो चमकीली या उजली होती है। यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसे याद रखना होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 30, उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पर बताना आपको उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें, यहाँ पर ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बी ऑक्सीजन का योग होता है, सी हाइड्रोजन का वियोग होता है, डी इनमें से सभी। उपचयन वह प्रक्रिया है जिसमें इलेक्ट्रॉन का त्याग, ऑक्सीजन का योग, हाइड्रोजन का वियोग ये तीनों ही होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन डी, इसे याद रखना होगा। तो दोस्तों यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।